कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कांग युआन कॉन्टिनेंट में ह्यूमन, डीमन और अंडरवर्ल्ड प्रजातियां रहती थी, जिन्होंने साथ मिलकर एलियन का सामना किया जो उनके कांग युआन कॉन्टिनेंट को हड़पना चाहते थे। युद्ध के बाद तीनों प्रजातियां अलग होकर शांति से रहने लगी। ह्यूमन प्रजाति क्यूशु रीजन में रहती है, जबकि डीमन प्रजाति कांगलन माउंटेन्स में रहने लगी। अंडरवर्ल्ड प्रजाति क्यूशु रीजन के अबेस में रहती है, जिस वजह से उस जगह को फोरगेट अबेस नाम दिया गया और वो जगह भटकती आत्माओं का घर बन गया। एक दिन अचानक कांग युआन रियल्म में जेड इमोर्टल पैलेस प्रकट होता है। उसे हथियाने के लिए तीनों प्रजातियों के बीच एक खतरनाक युद्ध शुरू हो गया। अब हम डोंगफेंग क्लैन के राजकुमार शाओ होंग को देखते हैं। वो लियू क्लैन की राजकुमारी शीयुन के साथ एक तालाब में मौजूद था। शाओ होंग अपनी एक्यूपेंचर स्किल्स का इस्तेमाल करके शीयुन की फेरी स्पिरिट को जगाने में उसकी मदद करने लगा। वो कहता है तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस स्पिरिचुअल क्यू को काबू करना होगा, इस तरह तुम फेरी स्पिरिट को जगाने के करीब पहुंच जाओगी। शीयुन अपनी फायर फिनिक्स फेरी और गोल्डन सोर्ड को काबू में करने लगी। शाओ होंग सोचता है जिनके पास स्पिरिचुअल रूट्स होती है वो आसानी से अपनी फेरी को काबू कर सकते हैं। शीयुन के पास गोल्ड और फायर स्पिरिचुअल रूट्स हैं। अगर आज दोनों फेरी स्पिरिट से कंडेंस हो गई तो यह आसानी से इनहेरिट सोर्ड बॉडी हासिल कर लेगी। तभी शीयुन ने अपनी बॉडी से फायर फिनिक्स स्पिरिट और गोल्डन सोर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल दिया। यह देखकर शाओ होंग के होश उड़ गए। वो कहता है दोनों स्पिरिट्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये हाफ स्टेप डाउन लेवल की इमॉर्टल स्पिरिट्स है जो 9th रैंक को भी पीछे छोड़ देगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शीयुन की फेरी स्पिरिट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और वो से कहता है जल्दी से अपनी फेरी स्पिरिट को अपने दिमाग से जोड़ो, इससे इन्हें काबू करने में आसानी होगी और आगे चलकर तुम जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाओगी। उसकी बात मानकर शीयुन ने फायर फिनिक्स स्पिरिट को अपनी गोल्डन सोर्ड स्पिरिट में एब्जॉर्ब कर लिया। वो कहती है कि इस मैजिकल पावर के साथ में आसानी से 7 इमॉर्टल सेट्स को ज्वाइन कर सकती हूँ। शाओ होंग सोचता है पापा सही कह रहे थे, अगर हम इमॉर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करके साधारण स्पिरिट से को नरिश करें तो आसानी से दाओ क्यू को कंडेंस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब मैं भी अपनी स्पिरिचुअल रूट ठीक कर सकता हूँ। दरअसल कांग युआन रियल्म में हर कल्टिवेटर के शरीर में स्पिरिचुअल रूट्स होती है, जिनकी मदद से वो अपना कल्टिवेशन आगे बढ़ाकर पावरफुल बनते हैं। पर अफसोस हमारे हीरो शाओ होंग की स्पिरिचुअल रूट खराब थी, जिस वजह से उसका कल्टिवेशन दूसरों से काफी कम था। शीयुन शाओ होंग को गले लगाकर कहती है आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी फेरी स्पिरिट को काबू में कर पाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी, पर तुम्हारी गोल्डन सोर्ड स्पिरिट भी इनहेरिट सोर्ड बॉडी जितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर तुमने 7 इमॉर्टल सेट्स को ज्वाइन कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आगे जाकर तुम एक बेहतरीन तलवारबाज बनोगी, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट में तुम फेमस हो जाओगी। शीयुन कहती है मेरे लिए एक अच्छा तलवारबाज बनना ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं बस अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ खुशी से बिताना चाहती हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पापा इमॉर्टल पैलेस में तुम्हारे लिए एक खास ट्रेजर लेकर आए थे जो तुम्हारी फेरी स्पीड में बदल गया। शाओ होंग कहता है मेरे पापा ने सिर्फ इमॉर्टल पैलेस में घुसने वाले मॉन्स्टर को मारा था, उन्हें वहाँ एक एशियन इमॉर्टल वेपन मिला। कोई वेपन मेरी फेरी स्पीड कैसे बन सकता है? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल शाओ होंग के पापा ने उसे इमॉर्टल ट्रेजर के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। भले ही शीयुन उसकी होने वाली मंगेतर थी, पर वो उसे भी इस रहस्य के बारे में नहीं बताता। शीयुन कहती है सबका कहना है जब अंकल डोंगफेंग इमॉर्टल पैलेस के अंदर गए तो उन्हें कोई खास ट्रेजर मिला। मैंने तुम्हें अपने सारे सीक्रेट बताए, तो आखिर तुम मुझे उस ट्रेजर के बारे में बताने से क्यों डर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते और तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो ट्रेजर के बारे में बताने में इतना नहीं हिचकिचाते। ये कहते हुए वो रोने का नाटक करने लगी। शाओ होंग कहता है तुम्हारी फेरी स्पीड को जगाने में मैंने पूरी मदद की, आखिर तुम अब ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्या अपनी फीलिंग्स को साबित करने के लिए इतना काफी नहीं? तो वो कहती है तुम मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ये सब बातें कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, जिस वजह से तुम ये सब बातें बना रहे हो। वो कहता है आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं छिपाई, तो अब मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। शीयुन कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अंकल डोंगफेंग का दिया हुआ वो एशियन इमॉर्टल वेपन दिखाओ जिसकी मदद से उन्होंने मॉन्स्टर को मारा था। शाओ होंग अपने पापा को धोखा नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने ट्रेजर दिखाने से मना कर दिया। शीयुन मुस्कुराते हुए गोल्डन सोर्ड
एक्टिवेट कर लेती है। शाओहोंग काफी घबरा गया। वो कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? क्या अब तुम सिर्फ एक ट्रेजर के लिए मुझे मार दोगी? शियुन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसने गोल्डन स्वॉर्ड को उसके पेट में घोंप दिया। शाओहोंग की हालत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? शियुन जवाब देती है, मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम इमोर्टल ट्रेजर मुझे देने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ा। तुम एक कमजोर बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, जबकि मैं फायर फिनिक्स और गोल्डन स्वॉर्ड जैसी दो खास स्पीड रूट्स के साथ पैदा हुई। आखिर मैं तुम जैसे कमजोर के साथ क्यों रहूंगी? तुम्हारे पापा इमोर्टल अलायंस के थर्ड वॉर जनरल है और उनकी मदद से हमारी लियू क्लेन को 7 इमोर्टल सेट्स और 9 रीजन में आसानी से कल्टिवेशन रिसोर्स मिल जाते थे। सिर्फ इसी वजह से मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रही, वरना मैं तुम जैसे कमजोर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मैं ये सब इमोर्टल बनने के लिए कर रही थी, पर अफसोस तुम्हारे पापा को इमोर्टल अलायंस से निकाल दिया गया और अब वो एक क्रिमिनल बन चुके हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा डोंगफेंग क्लैन अब हमारे किसी काम का नहीं रहा और तुमसे दोस्ती रखकर हम खतरे में नहीं पड़ना चाहते। जल्द ही तुम्हारे डोंगफेंग क्लैन को 7 इमोर्टल सेट से निकाल दिया जाएगा और अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। शाओहोंग पूछता है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं था तो आखिर जब हम 10 साल के थे तब से तुम हर वक्त मेरे घर के बाहर खड़ी रहकर मेरा इंतजार क्यों करती थी और हर बार मुझे कल्टिवेशन छोड़ने से क्यों रोकती थी? शियुन कहती है, अगर मैं ये सब बेवकूफियां नहीं करती तो आखिर तुम्हें और बाकी लोगों को कैसे पता चलता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने सिर्फ डोंगफेंग क्लैन के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब नाटक किया। असलियत में मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती। शाओहोंग कहता है, इसका मतलब तुम शुरुआत से ही मेरा इस्तेमाल कर रही थी ताकि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे लियू क्लैन को फायदा हो सके। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। ये कहते हुए वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी शाओहोंग के कॉन्शियसनेस स्पेस में मौजूद क्रिस्टल स्टोन के अंदर से एक फेरी स्पीड निकलकर बाहर आती है और उसने अपनी पावर की मदद से शाओहोंग के पेट का घाव पूरी तरह से ठीक कर दिया। तभी शियुन का बाप चांग हाई वहाँ आ गया। वो कहता है, आखिर तुम इस बेवकूफ से इतनी बातें करके वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? जल्दी से इमोर्टल पैलेस का ट्रेजर छीनकर इसे खत्म करो। उसे वहाँ देखकर शाओहोंग दंग रह गया और उसे समझ में आ गया कि शियुन ने पहले से ही उसे मारने का प्लान बना रखा था। चांग हाई कहता है, जल्दी से इमोर्टल ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, वरना तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे। ये कहते हुए उसने अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके शाओहोंग को दूर धकेल दिया। शाओहोंग कहता है, तो इसका मतलब तुम पहले से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि जैसे शियुन अपनी फेरी स्पीड को कंडेंस करे तुम मुझे मारकर इमोर्टल ट्रेजर चुरा सको। तुम सब बहुत चालाक हो, पर क्या तुम्हें डर नहीं कि डोंगफेंग क्लैन तुमसे इसका बदला लेगा? चांग हाई कहता है, तुम्हें सुनकर झटका लगेगा, पर कुछ वक्त पहले इमोर्टल अलायंस की डीमन सर्वेलेशन डिवीजन के डिवाइन मास्टर ने खुद तुम्हारे पापा को पकड़कर कैद में डाल दिया और कुछ वक्त बाद डीमन सर्वेलेशन डिवीजन के वॉर जनरल्स डोंगफेंग क्लैन के मेंबर्स को भी पकड़ने के लिए जाएंगे। शाओहोंग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा इमोर्टल अलायंस के वॉर जनरल हैं और उन्होंने ह्यूमन प्रजाति को बचाने में बहुत योगदान दिया है। आखिर डीमन सर्वेलेशन डिवीजन उन्हें कैद क्यों करेंगे? चांग हाई बताता है, तुम्हारे पापा ने अंडरवर्ल्ड प्रजाति का साथ दिया और सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, इसी वजह से वो ह्यूमन प्रजाति के दुश्मन बन गए हैं और जल्द ही तुम्हारा पूरा डोंगफेंग क्लैन खत्म हो जाएगा। खैर, तुमने शियुन की फेरी स्पिरिट्स को कंडेंस करने में मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम इमोर्टल ट्रेजर मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें सही सलामत क्यूशु रीजन से बाहर जाने दूंगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अफसोस की बात है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। शाओहोंग एक जेट प्लेट एक्टिवेट करके कहता है, शायद तुम अपनी औकात भूल चुके हो, जिस वजह से सिर्फ बहकी बातें कर रहे हो। कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें इमोर्टल ट्रेजर नहीं दूंगा। चांग हाई गुस्से में आकर अपने स्कारलेट फिनिक्स क्लॉ से उस पर हमला कर देता है, लेकिन शाओहोंग पीछे हटकर उसके अटैक से बच जाता है। चांग हाई कहता है, अभी तुम सिर्फ काई रिफाइनमेंट रियल्म में हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे? ये कहते ही उसने दोबारा जोरदार हमला कर दिया। फायर फिनिक्स शाओहोंग को घेर लेती है, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ होने लगी, लेकिन वो अपने जेट टेबलेट का इस्तेमाल करके उन्हें दूर कर देता है। जेट टेबलेट के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करके शियुन और चांग हाई दोनों हैरान रह गए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर जितनी पावरफुल थी। चांग हाई कहता है, आखिर शाओहोंग क्यों रिफाइनमेंट रियल्म में होकर भी एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर जितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास फेंग बाई का कोई खास ट्रेजर हो? तभी शाओहोंग के पापा फेंग बाई की स्पिरिचुअल बॉडी वहां गई। उन्हें देखकर शियुन और चांग हाई दोनों के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि फेंग बाई की स्पिरिचुअल बॉडी वहां कैसे आ गई। चांग हाई कहता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फेंग बाई की स्पिरिचुअल बॉडी है, क्योंकि रिवर रियल्म कल्टिवेटर के पास एक सीक्रेट
सीक्रेट टेक्निक होती है जिसकी मदद से वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपनी रियल बॉडी से अलग कर सकते हैं। इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले का कल्टिवेशन कम हो जाता है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेंग भाई इसका इस्तेमाल करेगा। भले ही हम दोनों साथ मिलकर उसे फाइट क्यों ना करें, पर उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। ये कहते हुए वो शेयून को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर फेंग भाई ने अपने एक ही अटैक में दोनों को घायल करके रोक दिया। वो कहता है, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की और अब तुम अपनी मर्जी से यहाँ से जाना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे डोंगफेंग क्लैन को परेशान करना इतना आसान है? ये कहते हुए उन्होंने अपनी जायंट पाम से उन पर हमला कर दिया। चांग हाई ने अपने फिनिक्स स्पीयर का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश की, पर फेंग भाई ने आसानी से उसे दूर कर दिया। चांग हाई कहता है, मैंने हाफ स्टेप इमोर्टल की पावर के बारे में काफी सुना था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे कल्टिवेशन के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूं, पर फेंग भाई का मुकाबला नहीं कर सकता। फेंग भाई जायंट पाम का इस्तेमाल करके दोनों को नीचे गिरा देता है और शाओ होंग से पूछने लगता है, अब तुम बताओ, तुम किस तरह इन बेवकूफों को सजा देना चाहोगे? चांग हाई मरना नहीं चाहता था। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, पर यह सब मेरी एक भूल थी। आगे से मैं ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करूंगा। शाओ होंग कहता है, तुमने शियून की फेरी स्पिरिट्स के कंडेंस होने तक मुझ पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही तुम्हारा मतलब पूरा हो गया, तुमने मुझ पर हमला करके इमोर्टल ट्रेजर छीनने की कोशिश की। अब तुम कह रहे हो कि ये सब गलती थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा करूंगा? चांग हाई अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगा। वो कहता है, ये सब मेरा प्लान था और मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर इसमें शियून का कोई कसूर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखो। शियून कहती है, आखिर आप इस बेवकूफ से माफी क्यों मांग रहे हैं? अब मैं खुद हमेशा इस कमजोर के साथ हंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आज मैं इसे मारकर इतने सालों का गुस्सा खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए वो शाओ होंग पर हमला करने के लिए आने लगी, लेकिन फेंग भाई ने आसानी से उसके हाथ से गोल्डन सोर्ड नीचे गिरा दी। वो कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की हो और मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। शाओ होंग अपने पापा से कहता है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने हिसाब से इन दोनों को सजा दीजिए। फेंग भाई शियून से कहता है, मेरे बेटे ने तुमसे हद से ज्यादा प्यार किया, अब तुम सिर्फ उसका फायदा उठा रही थी और आखिर में आकर तुमने उसे मारने की कोशिश भी की। अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से मार दिया तो इससे शाओ होंग के दिल टूटने का बदला पूरा नहीं होगा। शियून कहती है, तुम्हारा बेटा एक बिना स्पिरिचुअल रूट का कमजोर कल्टिवेटर है। आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इससे प्यार करूंगी? इस वक्त तुम कैद में हो और जल्द ही पूरा डोंगफेंग क्लैन भी कैद में डाल दिया जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसका साथ देकर अपनी जान खतरे में डालूं? फेंग भाई को इससे काफी गुस्सा आता है और उन्होंने अपने मैजिक से शियून के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया। वो कहता है, अगर तुम्हारे दादाजी और मेरे पापा ने एक दूसरे से वादा नहीं किया होता तो मैं कभी भी तुम्हें शाओ होंग के पास नहीं आने देता। मैंने सिर्फ दोनों क्लैन के रिश्ते अच्छे बनाए रखने के लिए तुम्हें शाओ होंग के पास आने दिया, पर अफसोस तुमने हमें धोखा दिया। शियून कहती है, तुम खुद जानते हो कि शाओ होंग एक बेवकूफ कमजोर से ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम उसके पापा नहीं होते तो मुझे डर है कि ये अब तक मारा जा चुका होता। आखिर मेरे जैसी हसीन दिलरुबा इस बेवकूफ से शादी क्यों करेगी? फेंग भाई कहता है, तुम सोच भी नहीं सकती कि शाओ होंग कितना ज्यादा पावरफुल है। खैर, अब जब तुमने उसे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि जिंदा छोड़ दूंगा, ताकि तुम अपनी आंखों से शाओ होंग को क्यूशू रीजन का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर बनते हुए देखो। उस वक्त तुम्हें अफसोस होगा कि काश तुमने डोंगफेंग क्लैन से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा होता। चांग हाई इससे काफी खुश था। वो सोचता है कि अगर भाई ने शियून को जिंदा छोड़ दिया तो इस तरह हमारे लियू क्लैन को आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी और एक दिन शियून मेरा बदला भी जरूर पूरा करेगी। फेंग भाई उससे कहते हैं, शाओ होंग तुमसे कमजोर है, पर फिर भी तुमने उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश की। तुम मेरे डोंगफेंग क्लैन को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सजा के तौर पर मैं तुम्हारा कल्टिवेशन नष्ट करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, ताकि इस खतरनाक दुनिया में तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए और आगे से डोंगफेंग क्लैन के खिलाफ जाने की हिम्मत भी ना करो। यह कहकर वो चांग हाई की स्पिरिचुअल रूट पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से उसका कल्टिवेशन पूरी तरह से नष्ट हो गया। फेंग भाई कहते हैं, आज से मेरे डोंगफेंग क्लैन और तुम्हारे लियू क्लैन के बीच सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोबारा हमारे रास्ते में आने की कोशिश ना करो, वरना बेवजह मारे जाओगे। और इस बात को हमेशा याद रखना, भले ही मैं कैद में हूँ पर कोई भी मेरे बेटे को परेशान नहीं कर सकता। अगर तुमने दोबारा शाओ होंग को परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे पूरे लियू क्लैन को नष्ट कर दूंगा। शियून को इससे काफी गुस्सा आया, पर उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो फेंग भाई का मुकाबला कर
सके। वो कहती है आज हुई इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगी और याद रखना एक वक्त आएगा जब मैं इसका बदला लूंगी। यह कहकर वो चांगहाई को अपनी गोल्डन सोर्ड पर बिठाकर वहाँ से ले गई। फेंग भाई शाओहोंग से कहते हैं तुम्हारे पास 2 ग्रेट एशियन दाओ बॉडीज है जिन्हें नरिश करने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में इमोर्टल स्टोन्स और ट्रेजर लिक्विड की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही तुम्हारा ताओ ओपन हो उसे स्पीड में कंडेंस कर लेना। हमारे कॉन्टिनेंट में इमोर्टल स्टोन्स और लिक्विड की बहुत कमी है, इसी वजह से इतने सालों में भी तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई और सब लोग तुम्हें परेशान करते रहे। शेयून काफी सालों से तुम्हारे साथ रही जिस वजह से मैंने उसे अभी जिंदा छोड़ दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसे माफ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पावरफुल बनकर उससे बदला लो। तुम्हें इस बदले की आग को अपने दिल में उतारना होगा ताकि तुम इसे मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करके अपने कल्टिवेशन को आगे बढ़ा सको। शाओहोंग कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, कुछ भी हो जाए, पर अब मैं शेयून के जाल में नहीं फंसूंगा और जल्दी ही पावरफुल बनकर पूरे लियू क्लैन से बदला लूंगा। मैं दिन रात मेहनत करके बिल्कुल आपके जैसा कल्टिवेटर बनूंगा ताकि कोई मेरा मुकाबला ना कर सके। फेंग भाई इससे काफी खुश थे और उसे शाबाशी देने लगे। शाओहोंग पूछता है चांगहाई कह रहा था कि डीमन सेलिब्रेशन डिवीजन के लोगों ने आपको कैद कर डाला है, क्या ये बात सच है? वो बताते हैं तुमने सही सुना, डीमन सेलिब्रेशन डिवीजन ने सच में मेरी रियल बॉडी को कैद किया हुआ है, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक इमोर्टल गॉड मेरे पास मौजूद है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस मौके का फायदा उठाकर इमोर्टल गॉड में बैठकर कल्टिवेशन करता रहूंगा और ह्यूमन से इमोर्टल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लूंगा, जिसके बाद वो मुझे रोक कर नहीं रख पाएंगे। शाओहोंग पूछता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर डीमन सेलिब्रेशन डिवीजन ने आपको कैद में क्यों डाला? क्या आप सच में अंडरवर्ल्ड प्रजाति का साथ दे रहे हैं? तभी फेंग भाई की स्पिरिचुअल बॉडी कमजोर पड़ने लगी। उन्हें समझ में आ गया था कि स्पिरिचुअल बॉडी किसी भी वक्त नष्ट हो सकती है, इसीलिए वो उससे जरूरी बातें बताने लगे। कुछ भी हो जाए पर अपनी बॉडी के अंदर वाले उस इमोर्टल स्टोन के बारे में किसी को मत बताना। इसके साथ तुम्हें अपना ध्यान रखकर एक ऐसा इंसान बनना होगा जो हेवन और अर्थ के सामने डटकर खड़ा रहे। शाओहोंग कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करके एक ताकतवर इंसान बनूंगा और आपके साथ पूरे डोंगफेंग क्लैन का नाम रोशन करूंगा। वो कहते हैं अफसोस कि मैं तुम्हारी इमोर्टल स्पिरिट को कंडेंस करते हुए नहीं देख पाऊंगा, पर मुझे उम्मीद है कि तुम पूरे 9 रीजन में अपना नाम बनाओगे। ये कहते हुए उनकी स्पिरिचुअल बॉडी नष्ट हो जाती है। शाओहोंग कहता है कुछ भी हो जाए पर अब मुझे जल्दी से पावरफुल बनना होगा ताकि मैं पापा को डीमन सेलिब्रेशन डिवीजन से आजाद कर सकूं, जिसके बाद मैं शेयून को सबक सिखाऊंगा। तभी उसके दादाजी डोंगफेंग याओ वहाँ गए। वो पूछते हैं कि आखिर यहाँ ये सब क्या हुआ? शाओहोंग बताता है शेयून ने चांगहाई के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की और वो मेरा इमोर्टल ट्रेजर छीनने की कोशिश भी कर रहे थे, पर पापा की स्पिरिचुअल बॉडी ने मुझे बचा लिया। एल्डर याओ को इससे काफी गुस्सा आया। वो कहते हैं कि लियू क्लैन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। लगता है कि अब मुझे पूरे लियू क्लैन को खत्म करके उन्हें मजा चखाना पड़ेगा। शाओहोंग कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं एकदम परफेक्ट हूँ और पापा ने उन दोनों को सबक सिखा दिया। अभी हमें इन सब चीजों को भूलकर पापा को बचाने के बारे में सोचना होगा। इस वक्त वो डीमन सेलिब्रेशन डिवीजन में कैद है और मुझे डर है कि डोंगफेंग क्लैन पर भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। एल्डर याओ कहते हैं कि मैं इस बारे में जानता हूँ और भाई ने कहा है कि हमें जल्दी सारे क्लैन मेंबर्स को लेकर एंसेस्टर लैंड पर जाना होगा। ये बातें करते हुए दोनों क्लैन पैलेस में चले गए। एल्डर याओ ने एक क्लैन मेंबर को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए भेज दिया। वो बाकी क्लैन मेंबर्स से कहते हैं कि इमोर्टल अलायंस को झूठी खबर मिली है कि मेरा बेटा ह्यूमन प्रजाति को धोखा दे रहा है, जिस वजह से डीमन सेलिब्रेशन डिवीजन ने उसे कैद में डाल दिया। इमोर्टल अलायंस ने हमारे डोंगफेंग पर भी ह्यूमन प्रजाति के खिलाफ जाने का झूठा आरोप लगा दिया है और कुछ ही वक्त में डीमन सेलिब्रेशन डिवीजन के जनरल हमें पकड़कर यहाँ आएंगे। भाई का आदेश है कि हम जल्दी से अपने एंसेस्टर लैंड में चले जाएं ताकि इस बेवजह की लड़ाई से बच सके। सब इससे काफी हैरान थे क्योंकि फेंग भाई पिछले 10 सालों से डीमन सेलिब्रेशन डिवीजन में काम करके ह्यूमन प्रजाति के लिए अच्छा काम कर रहा था। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो इंसानों को धोखा देगा। खैर उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए सब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ जाने लगे। चांगहाई भी शेयून के साथ डोंगफेंग क्लैन की टेरिटरी में आ गया। वो कहता है बेशक तुमने हाफ स्टेप दाओ लेवल की इमोर्टल स्पिरिट को कंडेंस कर लिया, पर अफसोस की बात है कि मेरा कल्टिवेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। शेयून कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं कठिन परिश्रम करके इमोर्टल बन जाऊंगी और जल्द ही कोई रास्ता ढूंढकर आपके कल्टिवेशन को पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। तभी डीमन सेलिब्रेशन डिवीजन का डायरेक्टर यू वेन फोर्स लेकर वहां गया। उसे देखकर चांगहाई कहता है कि यू वेन रिटर्न वर्ल्ड रियल्म का कल्टिवेटर है और वो खुद यहाँ फोर्स लेकर आया है। इसका मतलब अब डोंगफेंग क्लैन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। डोंगफेंग क्लैन के सेकंड एल्डर शाओहोंग को बताते हैं कि हमारा क्लैन का एंसेस्टर लैंड पहले एशियन बैटलफील्ड था जहाँ इमोर्टल्स और गॉड्स ने अपनी जान गंवाई थी, जिस वजह से वहाँ का वातावरण बहुत ही ज्यादा खराब है और कोई भी वहाँ कल्टिवेशन नहीं कर सकता।
अगर हमें ज्यादा वक्त वहाँ रुकना पड़ा तो मुझे डर है कि हमारे क्लैन के यंग मेंबर्स अपने कल्टिवेशन लेवल को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। एल्डर याओ कहते हैं कि इस वक्त हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। भले ही एंसेस्ट्रल लैंड बेकार जगह है, पर हमें ना चाहते हुए भी वहाँ जाना होगा। उनकी बात मानकर क्लैन मेंबर्स टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से एंसेस्ट्रल लैंड में जाने लगे। तभी यू वेन ने अपने आइस एंड फायर ड्रैगन की मदद से फॉर्मेशन पर हमला कर दिया। वो कहता है कि फेंग बाई ने अंडरवर्ल्ड प्रजाति का साथ देकर हम सबकी जान खतरे में डाल दी। डोंगयुन रीजन के डीमन सेपरेशन डिवीजन का डायरेक्टर होने के तौर पर मैं तुम सबको आत्मसमर्पण करने का मौका दे रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो, वरना मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। एल्डर याओ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो सारे मेंबर्स को जल्दी एंसेस्ट्रल लैंड में जाने के लिए कहने लगे। शाओ होंग वहाँ रुककर उनकी मदद करना चाहता था, मगर एल्डर याओ ने मना कर दिया। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर डोंगफेंग क्लैन का भविष्य निर्भर करता है और तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तुम्हें जल्दी से एंसेस्ट्रल लैंड में जाना होगा। ये कहकर वो क्लैन एल्डर्स के साथ मिलकर प्रोटेक्शन शील्ड को ताकतवर बनाने लगे। यूवेन को इससे काफी गुस्सा आया और उसने अपने स्पीयर्स का इस्तेमाल करके शील्ड को नष्ट कर दिया। एल्डर याओ ने अपनी तलवार के एक जोरदार अटैक से सेपरेशन फोर्स को दूर कर दिया। यूवेन अपने हेवनली ड्रैगन स्पीयर की मदद से उनसे फाइट करने लगा। शुरुआत में एल्डर याओ से काफी अच्छी टक्कर देते हैं, पर धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगे और यूवेन ने जोरदार हमला करके उन्हें नीचे गिरा दिया। यह देखकर शाओ होंग काफी घबरा गया। वो सोचता है कि दादाजी सिर्फ स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के कल्टिवेटर हैं, भले ही वो अपना एंसेस्ट्रल वेपन का इस्तेमाल भी क्यों ना कर ले, पर एक रिटर्न वॉइड कल्टिवेटर को नहीं हरा सकते। यूवेन एल्डर याओ को हार मानने के लिए कहने लगा। एल्डर याओ कहते हैं कि हमारा डोंगफेंग क्लैन एक एशियन वॉर क्लैन है, भले ही आज मैं मर जाऊं पर मैं हार नहीं मानने वाला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एशियन वॉर क्लैन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यूवेन कहता है कि तुम्हारे बेटे भाई ने पूरी इंसानी प्रजाति को धोखा दिया। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि इमॉर्टल अलायंस के ऑर्डर पर यहाँ आया हूँ। अगर तुमने शांति से मेरी बात नहीं मानी तो मुझे ना चाहते हुए भी पूरे डोंगफेंग क्लैन को खत्म करना होगा। एल्डर याओ कहते हैं कि मेरा बेटा पिछले 10 सालों से बिना 7 इमॉर्टल सेक्ट लीडर्स की मदद से ह्यूमन प्रजाति के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। आखिर इमॉर्टल अलायंस उसे बेवजह अपराधी कैसे बना सकती है। एक गार्ड यूवेन को बताता है कि डोंगफेंग क्लैन ने काफी वक्त पहले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया है और वो तेजी से एंसेस्ट्रल लैंड की तरफ जा रहे हैं। हमें जल्दी फॉर्मेशन को नष्ट करना होगा ताकि उन्हें रोका जा सके। यूवेन कहता है कि तुम फॉर्मेशन को नष्ट करो, पर याद रहे शाओ होंग को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें उसे जिंदा पकड़ना होगा। सिर्फ उसकी मदद से हम फेंग बाई से इमॉर्टल पैलेस का सीक्रेट निकलवा सकते हैं। डीमन सेपरेशन डिवीजन की फोर्स डोंगफेंग क्लैन पर हमला कर देती है। एक क्लैन मेंबर शाओ होंग को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर फेंक देता है ताकि वो सही सलामत एंसेस्ट्रल लैंड पहुंच सके, पर यूवेन ने अपने आइस ड्रैगन की मदद से उसे बर्फ में जमा दिया, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन में नहीं जा पाता। शाओ माओ की बॉडी में मौजूद इमॉर्टल स्टोन के अंदर से लिटिल फेई निकलकर उस बर्फ को पिघला देती है, जिससे वो आजाद हो गया। आइस ड्रैगन से बचते हुए शाओ होंग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तभी फायर ड्रैगन ने एल्डर याओ पर जोरदार हमला करके उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है, पर उन्हें खुशी थी कि शाओ होंग सही सलामत वहां से निकल गया। शाओ होंग फॉर्मेशन की मदद से एंसेस्ट्रल लैंड में पहुंच चुका था। डोंगफेंग क्लैन का एंसेस्ट्रल लैंड फॉरगेट अबेस में मौजूद था, पर उन्हें ये बात पता नहीं थी। अचानक इमॉर्टल स्टोन के अंदर से लिटिल फेरी स्पीड कोको बाहर निकल आई। वो शाओ होंग को अपने साथ उड़ाकर एक केव में लेकर आती है। वहाँ इमॉर्टल स्टोन और जेड लिक्विड मौजूद था। शाओ होंग के पास दाओ बॉडी थी, जिसे नरिश करने के लिए इमॉर्टल स्टोन और जेड लिक्विड की जरूरत होती है, इसीलिए वो चुपचाप बैठकर कल्टिवेशन करने लगा, जिससे उसकी ब्लड लाइन पावर काफी तेजी से बढ़ने लगी। वो सोचता है कि जेड लिक्विड सच में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कल्टिवेशन रिसोर्स है। अगर मैं और लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लूं तो शायद मैं अपनी दाओ बॉडी को जगाकर अपनी इमॉर्टल स्पीड को भी कंडेंस कर सकता हूं। यह सोचकर वो तेजी से जेड लिक्विड को एब्जॉर्ब करने लगा। पूरा लिक्विड एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो अपनी इमॉर्टल स्पीड को कंडेंस नहीं कर सका। तभी कोकोस के दिमाग में 9 अंडरवर्ल्ड रिवर सूत्रा डाल देती है। इसे देखकर वो शॉक्ड हो गया। वो कहता है 9 अंडरवर्ल्ड रिवर सूत्रा कोई ह्यूमन कल्टिवेशन टेक्निक नहीं है, पर आखिर में इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा। अचानक कोकोस से इमॉर्टल स्टोन स्पेस में टेलीपोर्ट कर देती है, जिसे देख शाओ होंग एक बार फिर हैरान हो गया। उसे समझ में आ गया कि शियुन के घायल करने के बाद इमॉर्टल स्टोन ने ही मेरे घाव ठीक किए थे। कोको छोटे बच्चों की तरह बोलकर उसे समझाती है, तुम्हें इमॉर्टल स्टोन को अपनी फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करके अपनी फेरी स्पीड को कंडेंस करना होगा। उसके कहे अनुसार शाओ होंग ने इमॉर्टल स्टोन को अपनी फाउंडेशन बना लिया और 9 अंडरवर्ल्ड रिवर सूत्रा की मदद से आसपास की क्यूई को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगा। डोंगफेंग क्लैन का छोटा मेंबर एल्डर से पूछने लगा, आखिर हमारे एंसेस्टर लैंड की हालत इतनी बुरी क्यों है। एल्डर बताते हैं, हकीकत में यह जगह एक प्राचीन युद्ध का मैदान है। यहाँ हमारे एंसेस्टर्स ने इस दुनिया के बाहर से आने वाले डीमंस का मुकाबला किया। हमारे एंसेस्टर्स एशियन वॉर गॉड्स थे और उन्होंने बहुत सारे इविल गॉड्स
गॉड्स को हराया। इविल गॉड्स की मौत के बाद उनकी आत्माएं इस जगह में हर तरफ फैल गई और जगह को पूरी तरह से बंजर बना दिया। हमें संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ हर तरफ इविल स्पिरिट्स और मियाज़मा मौजूद है। एक वक्त यहाँ पर भी इमोर्टल स्पिरिचुअल वेंस और स्पिरिचुअल पुल्स मौजूद थे, पर वक्त के साथ धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया। तभी उनकी नजर उसके ऊपर पड़ती है जिसमें शाओ होंग कल्टिवेशन कर रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर उनके होश उड़ गए। वो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे एंसेस्टर्स को पता चल गया कि डोंगफेंग क्लैन बहुत बड़े खतरे में है, जिस वजह से वो इस जगह से इविल स्पिरिट्स और मियाज़मा को दूर करके हमें रहने की जगह दे रहे हो। एंसेस्टर लैंड की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से शाओ होंग की पावर काफी बढ़ गई थी और वो अपनी इमोर्टल स्पिरिट को कंडेंस करने के काफी करीब पहुंच गया। अचानक उसकी बॉडी से जोरदार एनर्जी निकलकर आसमान में चली जाती है। यू वैन एल्डर याओ से कहता है जल्दी से एंसेस्टर लैंड को खोलकर शाओ होंग को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को मिट्टी में मिला दूंगा। एल्डर याओ कहते हैं लगता है तुम भूल गए कि एक बार मेरे बेटे ने बॉर्डर पर तुम्हारी जान बचाई थी। अगर आज वो तुम्हें डोंगफेंग क्लैन को बर्बाद करते हुए देखता तो उसे तुम्हें बचाने पर बहुत अफसोस होता। आज तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, पर एक दिन अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। यू वैन को गुस्सा आता है और उसने अपना ड्रैगन स्पीयर उनके कंधे में घुसा दिया। एल्डर याओ कहते हैं डोंगफेंग क्लैन के मेंबर्स वॉर गॉड के वंशज हैं, भले ही हमें मार क्यों ना दो, तुम्हें शाओ होंग के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। एक गार्ड एल्डर याओ को पीटने की बात करने लगा। तभी शाओ होंग की बॉडी से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी बीम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से वहां भी पहुंच गई। उस एनर्जी को महसूस कर यू वैन हैरान रह गया। वो सोचता है कि ये एनर्जी माइंड और स्पिरिट को हिला रही है। ऐसी एनर्जी सिर्फ अंडरवर्ल्ड से ही आ सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंडरवर्ल्ड क्लैन की कोई पावरफुल इमोर्टल हो जो हमारी इंसानी दुनिया में अटक गई। मैंने ये भी सुना था कि शाओ होंग की माँ अंडरवर्ल्ड प्रजाति की एक पावरफुल इमोर्टल थी। शाओ होंग ने अपनी इमोर्टल स्पिरिट को पूरी तरह से कंडेंस कर लिया। वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से अपनी जायंट दाओ बॉडी को डोंगफेंग क्लैन में भेज देता है, जिसे देखकर यू वैन के होश उड़ गए। शाओ होंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से अंडरवर्ल्ड प्रजाति के दो पावरफुल ट्रेजर्स अपने आप एक्टिवेट हो गए और उनके अंदर से जोरदार एनर्जी निकलकर आसमान में चली गई। उस एनर्जी को महसूस करके अंडरवर्ल्ड के एल्डर चुआन वहां आ गए। वो कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। डार्क मून मिरर और डार्क मून ब्लेड एक साथ कैसे जाग गए। एशियंट वॉर के ये दोनों एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट कभी एक्टिवेट नहीं हुए थे, तो आखिर आज ऐसा क्या हो गया जिसने इन्हें जागने पर मजबूर कर दिया। अचानक उन्हें डार्क मून मिरर के अंदर शाओ होंग दिखाई देने लगा। वो कहते हैं कि क्यूशु रीजन में हमारी प्रजाति की डार्क नाइट दाओ बॉडी प्रकट हुई है और इस लड़के का डार्क सी 80,000 मील के एरिया में फैल चुका है। इसके पास हमारी प्रजाति की डार्क नाइट बॉडीज में से सबसे बेहतर होली बॉडी मौजूद है। तभी डार्क मून ब्लेड केव से बाहर जाने लगी। एल्डर चुआन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर डार्क मून ब्लेड उनके हाथों से निकल गई। एल्डर चुआन को समझ में आ गया था कि डार्क मून ब्लेड शाओ होंग की होली डार्क नाइन बॉडी की वजह से उसके पास जा रही है। एल्डर चुआन अपनी स्टूडेंट यू लिंग को वहाँ बुला लेते हैं। वो बताते हैं कि इस लड़के ने होली डार्क नाइट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है और इसकी रगों में हमारे क्लैन का खून दौड़ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तुम्हारी सीनियर सिस्टर प्रिंसेस जी यूजी का बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढकर अंडरवर्ल्ड में लेकर आओ। अगर हमने उसकी होली डार्क नाइट बॉडी को अच्छी तरह से कल्टिवेट करने में मदद की तो हमारे अंडरवर्ल्ड क्लैन की खोई हुई इज्जत को वापस ला सकता है। शाओ होंग सोल को अपनी जायंट डार्क नाइट बॉडी के अंदर भेज देता है। जैसे उसे पता चला कि यू वैन ने उसके दादाजी और बाकी क्लैन मेंबर्स को बुरी तरह से घायल कर दिया, उसने गुस्से से उस पर हमला कर दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।